सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन, होमगार्ड घोटाले में डिप्टी कमांडेंट को किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री तुरंत जांच के लिए गठित की संयुक्त समिति। खटीमा में कांग्रेस का मौन उपवास, शंकराचार्य अपमान के विरोध में रखा मौन उपवास। विधायक भुवन कापड़ी बोले, सनातन समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं। ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक बसों के खिलाफ टेम्पो चालकों का विरोध प्रदर्शन, रोजी रोटी पर दिखा असर का आरोप, आदेश रद्द करने की मांग। नैनीताल में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, उमड़े पर्यटक, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, स्नो पॉइंट्स पर उमड़ी भारी भीड़। नैनीताल में बर्फबारी से किसानों को मिली बड़ी राहत, मौसम ने किसानों के चेहरे पर आई खुशी, इससे खेतों और बागानों को मिला काफी फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने के निदेशक होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इस मामले में जांच के लिए मुख्यमंत्री ने संयुक्त जांच समिति की गठित टीम को आदेश दिए हैं। वहीं होमगार्ड विभाग के सामने आए इस घोटाले ने प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बता दें, डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच समिति पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी ताकि सभी तथ्यों का सही आकलन किया जा सके। इधर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमने बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो कोई भी उसमें जो है समझौता नहीं होगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसा ही प्रकरण ये होमगार्ड में भी आया है और प्राथमिक रूप से सस्पेंशन की कार्रवाई की है, उसमें जांच कमेटी ने की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के खटीमा से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां खटीमा कांग्रेस ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में शनि मंदिर खटीमा में मौन उपवास रखा। यह मौन उपवास प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ हुए कथित अपमान के विरोध में किया गया है। इस मौके पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि शंकराचार्य जैसे बड़े धर्मगुरु का अपमान पूरे सनातन समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की एक तरफ धर्म की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर सनातन परंपराओं और धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं कर पा रही है। विधायक कापड़ी ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगी और सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल पर ऐसी घटना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौन उपवास में मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज हम सब लोगों ने पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके समर्थन में धरना दिया है। मौनी अमावस्या के दिन जब वो स्नान करने
करने जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। माघ के महीने में उनके शिष्यों को पीटा है, घसीटा है, चुटियाँ खींची है और हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टी हिंदू के ध्वजवाहक जो है उन पर कर रही है हमारे शंकराचार्य पे। तो उनके समर्थन में आज हम सब लोगों ने खटीमा शनिदेव मंदिर में 2 घंटे का उपवास किया है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां फरवरी महीने से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों के विरोध में सैकड़ों टेम्पो चालकों ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, ये रैली आईडीपीएल से शुरू होकर शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां चालकों ने प्रदर्शन किया है। बता दें, टेम्पो चालकों ने शहरी विकास एजेंसी से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का आदेश रद्द करने की मांग की। चालकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी रोजी रोटी पर असर डालने की कोशिश करेगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर की भौगोलिक स्थिति इलेक्ट्रिक बसों के लिए सही नहीं है। इसके बावजूद बिना चालकों से बात किए यह फैसला लिया गया, जो कि गलत है। इधर टेम्पो चालकों ने आगे कहा कि बसें चलने से उनका काम प्रभावित होगा और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ेगी। वो कई महीनों से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। इधर रैली का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि सरकार को पहले स्थानीय लोगों के रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके काम को खत्म करने वाले फैसले नहीं चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। देखिए, उत्तराखंड शहरी विकास निगम एजेंसी द्वारा 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां मौसम से जुड़ी एक खूबसूरत खबर सामने आ रही है। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। दूर दराज से आए पर्यटक बर्फ का जमकर आनंद ले रहे हैं। कई जगहों पर लोग बर्फ के गोले खेलते नजर आ रहे हैं। बता दें, हरियाणा से आए पर्यटक पवन शर्मा ने बताया कि नैनीताल का मौसम बहुत ही सुहाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ बर्फबारी देखने का अनुभव शानदार रहा। साथ ही नैना देवी और कैची धाम के दर्शन कर उन्हें काफी शांति मिली। इधर नैनीताल के साथ साथ रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचूली और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ पहाड़ सफेद चादर में ढके नजर आए, जो देखने में बेहद सुंदर लग रहे थे। हालांकि बारिश और बर्फबारी के कारण कुछ जगहों पर पानी और बिजली की सप्लाई बाधित रही। इधर स्नो व्यू, हिमालय दर्शन और 0 पॉइंट और चीना पीक जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटक की अच्छी भीड़ देखने को मिली। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 12 पत्थर पर वाहनों को आगे जाने से रोक दिया। बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आई। कुछ सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। बता दें, पुलिस ने लोगों से बर्फ वाले रास्ते पर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं यह बारिश और बर्फबारी किसानों के लिए राहत लेकर आई है। नैनीताल बार बार घूमने के लिए आते हैं। पिछली बार भी आए थे, नैना देवी के भी दर्शन किए, कैची धाम भी गए। नैनीताल आकर हमारा पूरा जीवन सफल हो गया और हम बार बार नैनीताल आते हैं। हमारे प्रिय मित्र भवानी सिंह, अमित कुमार, करण और मैं पवन कुमार हलवासिया। यहाँ का बहुत ही अच्छा है। बर्फ का भी मजा लिया हमने और पहाड़ की जो कुदरत की जो देन है वो आम रास्तों में कभी नहीं मिलती। इसलिए जब भी समय मिले आप पहाड़ी एरिया में आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। कल बर्फ पड़ी थी, बर्फ में हमें बहुत ही ज़्यादा मजा आया और बर्फ का आनंद लिया। जब भी समय मिले साथियों, बर्फ का आनंद लीजिए और नैनीताल घूमिए। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हम सुबह से यही है और बहुत मजा आया हमें। कैसा लग रहा है नैनीताल का मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कुछ नहीं वीडियो बनाई और बहुत बर्फ से खेला एक दूसरे को, मारा बर्फ से। बाद पहली बार पड़ रही है 26 में और थोड़ा बाद देख रहे हैं कि अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी है इस साल।
बस सुबह से यही है, बर्फबारी में खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, टूर्नामेंट बना रहे हैं। ये अभी तो है ही, -1 चल रहा था कल, अभी 1-2 दिन 28 तारीख तक का मौसम ऐसे ही है। बहुत ज्यादा बुरा, और बर्फ से खेले, सब एक दूसरे को मारा और खूब एंजॉय करा। बस ऐसा है जन्नत कि वो भी आए हमारी तरह, वो भी खेले, उनको भी ये बर्फ मिलेंगी। जी हमने बहुत एंजॉय करा और हम कल से ही इसका स्नोफॉल का बहुत इंतजार कर रहे थे, और हमने जैसे ही वीडियो देखी यहाँ नैनीताल में बहुत दुआ कर रहे थे, उनकी वजह से हमने सुबह ही 3 बजे अपने घर से खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें, हाल ही में हुई बर्फबारी ने सूखे से जूझ रहे इलाकों में नई उम्मीद लगा दी। बता दें कि बीते 4 महीनों से किसान भारी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है। बता दें, नैनीताल के कई पहाड़ी हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई, इससे खेतों और बागानों को काफी फायदा हुआ। खासतौर पर सेब के बागानों में बर्फ गिरने से अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ गई है। किसान मानते हैं कि बर्फबारी से जमीन में नमी बनी रहती है, जिससे फसलों और सब्जियों, फलों और ऐसे पैदावार में बेहतर उपयोग होता है। आपको बता दें कि नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्रों में फल और सब्जियों का बड़ा स्तर पर उत्पादन किया जाता है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसान परेशान थे, लेकिन अब मौसम ने उनका साथ दे दिया है। इधर बर्फबारी से पहाड़ों की सुंदरता और बढ़ गई है, साथ ही यह किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। अब उन्हें आने वाले समय में अच्छी फसल और बेहतर आमदनी की उम्मीद है। ये काफ़ी समय बाद कल शाम को 5 बजे बाद बर्फबारी हुई है हमारे इलाके में, और एक जो किसानों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायक हो रही है। और ये फल फूल के लिए भी इत्यादि, फल फूल के लिए भी ठीक ठाक ही है थोड़ा, और लेकिन कम पड़ी है बर्फ़, जितना बर्फ़ होनी चाहिए या बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हुई, बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फबारी तो हुई, अच्छी हुई। रबी और खरीफ की फसल के लिए थोड़ा किसानों को राहत मिली है, और जितनी बर्फ़ होनी थी थोड़ा कम हुई है, और निचले हिस्से में तो कम बारिश हुई है, बारिश भी कम हुई, बर्फ़ भी कम हुई, और ऊपरी ऊंची वाले क्षेत्र में, ऊंचाई में अच्छी बर्फ़ हुई है। और आने वाले ये पेड़ पौधे जैसे गेहूं है, अब ये फसल लगेगी, अभी ये आलू बुआई होगी, और इसके लिए थोड़ा बहुत राहत होगी काश्तकार को, और आगे को एक आध बारिश और रुक करते अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, परेड को खास और यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार अभ्यास कर रही थी। आज पुलिस की ओर से परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। इस परेड में नियमित पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, फायर सर्विस, पीएससी और सीपीयू के जवान भी हिस्सा लेंगे। बता दें, परेड के दौरान अनुशासन और एकता की झलक देखने को मिली। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। भीड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नैनीताल के पुलिस अधीक्षक MK कटियाल ने बताया कि जिले में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जगह जगह पुलिस चेकिंग की जा रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के इस राष्ट्रीय पर्व को मना सके। बेसिकली आज हम लोगों ने जो सेलिब्रेशन है उसका, परसों जो सेलिब्रेशन है उसका हम लोगों ने ड्रेस रिहर्सल आज किया है, फुल ड्रेस रिहर्सल, और इसमें सभी जो विभाग हैं उनकी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उनको जो भी इसमें शॉर्ट कॉपीज है उसके बारे में इनको पॉइंट आउट किया है, और कैसे उस सेलिब्रेशन को हम बेटर बना सकें उसके बारे में सब लोगों को इसमें आवश्यक दिशा निर्देश SSP महोदय द्वारा दिए गए हैं। और अभी इसके बाद हम लोग स्टिल 1-2 रिहर्सल अभी और करेंगे, और सभी जितने भी रोल प्लेयर्स इसमें हैं उनको। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र से लोगों की परेशानी से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, वार्ड नंबर 3 में पंजाब नेशनल बैंक के पास वाली गली में सीवरेज के काम के लिए कुछ समय पहले सड़क की खुदाई की गई थी। यह काम
EMS कंपनी द्वारा किया जा रहा था। सीवरेज पाइप डालने के बाद सड़कों को ठीक नहीं किया गया, जिससे गली की हालत बहुत खराब हो गई है। नालियों में मिट्टी भर जाने के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। जगह जगह कीचड़ जमा है, जिससे लोग रोज फिसल रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। इस गली से स्कूल जाने वाले बच्चे और बैंक जाने वाले लोग रोज गुजरते हैं। बच्चों के कपड़ों पर गंदे पानी की छींटें पड़ रही हैं और उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। इस समस्या को लेकर चिरंजीवपुर निवासी समाजसेवी ममराज ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाए और नालियों की सफाई की जाए। बता दें कि ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये विकास नगर की है, जहां सीवरेज के काम से सड़क बदहाल स्थिति में है और जिसके कारण वहां के लोग भारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वार्ड नंबर 3 की है, जहां सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। सीवरेज का काम करने के बावजूद भी सड़क की ये हालत देखने को मिल रही है, जिससे रोजमर्रा के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वहां के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई और साथ ही कहा कि इसका जल्द ही जल्द इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में भव्य और दिव्य माहौल देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित इस समारोह में देश के कोने कोने से गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें, वेद मंत्रों की गूंज, आध्यात्मिक वातावरण और विविध धार्मिक आयोजनों के बीच यह शताब्दी समारोह अपनी भव्यता के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आई। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे। वहीं प्रवेश मार्गों पर सघन जांच की जा रही है और साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। इधर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु और अतिथियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर गायत्री परिवार का यह शताब्दी समारोह अत्याधुनिक ऊर्जा, अनुशासन और भव्यता का अद्भुत संगम बनकर सामने आया है, जिसमें श्रद्धा और सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। टीवी स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हरिद्वार की है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का दौरा चल रहा है। बता दें, उत्तराखंड दौरे पर शिवराज सिंह चौहान हैं और इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ये कार्यक्रम गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में भव्य और दिव्य माहौल देखने को मिला। बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित इस समारोह में देश के कोने कोने से गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान वेद मंत्रों की गूंज, अत्याधुनिक वातावरण और विविध धार्मिक आयोजनों के बीच ये शताब्दी समारोह अपनी भव्यता को खास आकर्षण का केंद्र बना। बढ़ते अगली खबर की ओर, अब खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के दौरान प्रयागराज में संत शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी को लेकर परशुराम अखाड़े के पंडित आदिर कौशिक ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कड़ा निशाना साधा है। बता दें, पंडित कौशिक ने कहा कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ प्रशासन का यह व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति का स्नान साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बता दें, पंडित कौशिक ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन जल्द
प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आने वाले चुनाव में इसके नतीजे सरकार के लिए गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतों के शिष्यों की शिक्षा उनके ज्ञान और धर्म का प्रतीक है और उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार भारी पड़ सकता है। इस मामले में लोगों में रोष है और संत समाज की ओर से प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी तक प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई ठोस प्रक्रिया सामने नहीं आई है। भाग्य हमारे तीर्थनाथ प्रयागराज का नहीं, प्रयागराज अभी कुंभ हुआ था और वास्तव में जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहेगा। भाई आप शंकराचार्य मानने नहीं मानने वो आपका मत है, लेकिन शंकराचार्य जी संत तय करते हैं। शंकराचार्य एक साधु के भेष में थे, सन्यासी के भेष में थे, फिर उनके साथ ऐसा अपराध क्यों किया वहां के प्रशासन ने, नेताओं ने क्यों ऐसा अपराध किया? जो हमारे ब्रह्मचारी थे उनकी जो चोटी पकड़कर खींचा है उन प्रशासन अधिकारियों ने, भगवान तो उन्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तत्काल ये सरकार है वो अधिकारियों पर लगाम लगाए, उन्हें सस्पेंड करे। जो भी अधिकारी है अगर ये विलंब करते हैं तो 2027 का चुनाव इनको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब हरिद्वार से, जहां 14 जनवरी को ऋषिकुल क्षेत्र में 2 मोबाइल दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। बता दें कि चोरों ने घने कोहरे का फायदा उठाकर मोबाइल फोल्डर और फोन चोरी किया है। बता दें जिसके बाद दुकान मालिक नितिन शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी में इस्तेमाल हुई इको कार का पता चला है। बता दें हरिद्वार से दिल्ली तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। वहीं कार चालक जिसका मालिक इंद्रेश अंसारी शास्त्री पार्क दिल्ली का निकला है। बता दें इद्रीश पहले भी कई चोरी के मामले में जेल जा चुका है और फरार था। पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र बाईपास पर उसे जीतू यादव के साथ दबोच लिया। इस दौरान जांच में आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, 15 एमआई बैटरी और 1 मदरबोर्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा 7 मोबाइल फोल्डर, 1 ई वीडियो मशीन, 1 तिजोरी और चोरी की इको कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और सभी चोरी की सामग्री बरामद करने की पर कार्रवाई पूरी की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की ओर, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुनिकोरिती थाना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। बता दें चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर जिले के लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीते रोज मुनिकेतेरी थाना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान भारी बारिश के बीच एक संदिग्ध युवक बस से उतरकर भागने लगा। पुलिस को शक हुआ कि टीम ने उसका पीछा कर किसी तरह उसे पकड़ लिया। जब आरोपी की तलाश ली गई तो उसके कब्जे से 843 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी से 1 मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साधु उर्फ सुनील निवासी पानीपत हरियाणा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह चरस पानीपत निवासी श्यामलाल के कहने पर उत्तरकाशी निवासी महेश से लेकर आया था। इस चरस को पानीपत में बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं साथ ही मामले में सामने आया कि दोनों अन्य आरोपियों के नाम भी केस में शामिल किए गए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद टिहरी जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगी और साथ ही नशा तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
अगली खबर चमोली से है, जहां 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले शनिवार को जनपद चमोली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, जिले के सभी शासकीय कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई, जिसके साथ ही राज्य के इंटर कॉलेज गोपेश्वर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वही जिन्होंने लोगों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। वहीं बता दें, जिला अधिकारी गौरव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को बताते हुए बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला है। इसके लिए हर नागरिक को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और कर्मचारियों को लोकतंत्र की ताकत से जोड़ना और मतदान के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत आज यह कार्यक्रम मनाया गया और इसमें विशेष तौर पर जो लोग दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता जागरूकता कर रहे हैं, जो हमारी ईएलसी हैं, जो कविताओं के माध्यम से, जो समाज सेवा के माध्यम से और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो मतदाता जागरूकता के लिए बढ़ाई गई, आयोजित की गई, उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, स्लोगन प्रतियोगिता है, सोशल मीडिया में रील प्रतियोगिता है, उसमें जिन माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां देखने को मिलेगी। बता दें, हर वर्ष की तरह 26 जनवरी को होने वाले परेड में अलग अलग विभाग अपनी झांकियां तैयार करते हैं, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को झांकी को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष की झांकियों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि इस बार सूचना विभाग की झांकी खास होने वाली है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यानी रजत जयंती के उपलक्ष्य में सूचना विभाग द्वारा विशेष झांकी का निर्माण किया जा रहा है। के.एस. चौहान ने बताया कि इस झांकी की तैयारी पिछले करीब 15 दिनों से लगातार की जा रही है। झांकी के माध्यम से राज्य के गठन से लेकर अब तक की 25 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा। इसमें राज्य के प्रमुख विकास कार्यों, उपलब्धियों और बदलते उत्तराखंड की तस्वीर को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार झांकी में शीतकालीन पर्यटन को भी विशेष रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को लोगों के सामने रखा जा सके। इधर संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है। ऐसे में इस बार भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सूचना विभाग की झांकी फिर से पहला स्थान हासिल करे। दिवस की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाए। धर्मनगरी प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस ने हनुमान मंदिर प्रांगण में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा हमला बताया।
गणेश गोदियाल ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ दुर्व्यवहार होना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा देने का काम करता रहा है। उनके प्रति सम्मान रखना हर नागरिक और सरकार का कर्तव्य है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में, और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठते हैं। रामसु नोटियाल, जिला महामंत्री कांग्रेस। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहेगी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे के अलावा विभिन्न राज्यों में रहेगी, तब तक हिंदू खतरे में, वास्तव में खतरे में रहेगा। इन्होंने भी बनारस में, काशी में जो है बहुत पौराणिक हिंदू मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पे इन्होंने बहुत हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और क्या मांग थी शंकराचार्य जी की कि वो गौ हत्या पर, ये हमारी भी मांग है कि पूरे देश में गौ हत्या पर जो है बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झूठे सनातनी जो है, जहां जहां चुनाव में इनको गौ माता से लाभ होता है वो गौ माता को मां कहते हैं, और जहां जहां इनको चुनाव में जो है गौ माता से नुकसान होता है वहां ये गौ माता को बीफ के रूप में जो है एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ऐसे झूठे सनातनी जब तक रहेंगे, वास्तव में जो है हिंदू। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।